यहाँ से उसने बेलचा उठाया और बेलचा उठाकर अपने भाई को इतनी जोर से वार करके कत्ल किया। कभी किसी के साथ उस बेचारे ने झगड़ा नहीं किया था। अब पता लगा कि उनके अपने ही उनको मारने वाले भाई उसका कातिल निकला। मैंने कसी से वार किया, वो नशे में टोन था तो वो उठ भी नहीं सका। एक लगी है, वो थोड़ा सा उठा है, फिर मैंने दूसरी लगाई है, फिर उसके ऊपर नीचे गिर गया। आपने तो घर तबाह कर दिए। क्या करें, पता नहीं था ये काम ऐसा जो हो गया, गुस्से में आके ये काम हो गया। मुझे पता होता तो मैं उससे हाथ जोड़ लेता। 2 बार उसने उसके चेहरे पे किए हैं। वो अपने तौर पे गर्दन पे वार करता रहा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसके चेहरे पे ही ज़ख्म हुए हैं, जिससे यासीन की मौत वाक़या हो गई। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और फिर उसी में हमने इसको शामिल तफ्तीश किया तो इसने बता दिया कि मेरी जो बीवी है उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और इस वजह से मैंने उसमें गुस्से में आके ये कत्ल किया। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज शहर बहावलपुर में। यहाँ पर गुलाम यासीन को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। गुलाम यासीन ने अपने कत्ल से एक दिन पहले अपनी बीवी को तलाक दी और अपने सालों से लड़ाई की। आप समझ रहे होंगे कि उसकी कातिल उसकी बीवी है। आप समझ रहे होंगे कि उसके ससुरालियों ने यह साजिश की। ऐसा बिल्कुल नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किसने और क्यों कर गुलाम यासीन को कत्ल किया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। टीम मुजरिम कौन पहुंची है जी बहावलपुर की गल्ला मंडी के वस्त में। चारों अतराफ में आड़ते हैं और ये अमूमी तौर पे मंडियों में देखा गया कि दरमियान में थड़ा होता है। उस थड़े के ऊपर इसको जगह दी गई थी मंडी वालों की जानिब से ताकि ये उनके मेहमानों और उनके लिए चाय बिस्किट का एहतमाम कर सके। वो सारा दिन चाय बनाता था। ये उसका स्टॉल है जहाँ पर वो चाय लगाता था और रात को इसी तंबू के नीचे सो जाता था। यहाँ पर उसकी चारपाई पड़ी थी। साथ वाली विंडो में आपको वो नजर आ रही है, वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली है उसी के ऊपर। और यहाँ से उसने बेलचा उठाया और बेलचा उठाकर अपने भाई को इतनी जोर से वार करके कत्ल किया कि वो जामबर नहीं हो सका। आज ये पुर रौनक ठेला, यहाँ पे 20-50 लोग हमेशा चाय पी रहे होते हैं। लोग अपनी आड़तों में भी चाय मंगवाते हैं। यहाँ पर वो चाय बनाता था, यहाँ पर उसने जिंदगी गुजार दी। वो कैसा इंसान था यहाँ के मकामी लोगों से भी हम जानेंगे। इनसे भी बात करेंगे कि किस दुख से इन्होंने उसे रुखसत किया। कितना ही आसान होता है किसी को इल्जाम देना और उसके बाद उसको कत्ल कर देना। हम हमेशा जब अपने हाथ में लेते हैं कानून को तो फिर यही होता है जो मकतूल के भाई के साथ हो रहा है। इस ढाबे की आमदन जो आज से पहले उनके घर जाती थी, आज उसको कोई और चला रहा है क्योंकि निज़ाम ने चलना है। और अगर आप अपनी मनमानियां करेंगे, अपना घर भी उजाड़ेंगे और अपने भाई का घर भी उजाड़ेंगे, सब तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगे। यहाँ के मकामी ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। और ये गल्ला मंडी बहावलपुर के सदर भी हैं। भाई साहब, कितने अरसे से वो यहाँ पे था? तकरीबन मतलब 15-20 साल से हम उसको देख रहे हैं। यहीं कारोबार कर रहा था और कभी उसने किसी के साथ कोई इसका लड़ाई झगड़ा नहीं था। बड़ा अखलाक से यहाँ रहता था, भाइयों की तरह सारे रहते थे। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फारग हुआ तो मुझे गल्ला मंडी के आड़ती के मुंशी का फ़ोन आया। उनका चो सब यहाँ मर्डर हो गया। और ये गल्ला मंडी तारीख का पहला मर्डर है जब से गल्ला मंडी बनी है 50-60 साल से। मैं तो बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने वहाँ से निकलते हुए SHO साहब लतीफ़ जुड़र साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर इस तरह मर्डर हो गया। और मैं भी पहुँचा, गल्ला मंडी के दूसरे आड़ती भी पहुँचे और हमारे जैसे ही हम पहुँचे तो उसके साथ ही SHO साहब भी पहुँच गए। मैं इनको दाद देना चाहता हूँ, इतनी सुबह ये आ गए। हमें उम्मीद नहीं थी भी इतनी जल्दी आएंगे। क्विक रिस्पॉन्स था। उसी टाइम ये फ़ौरन पहुँच गए। उसके बाद हमने देखा उसको बुरी तरह उन्होंने मारा हुआ था, जैसे एक कस्सी के साथ उसका एक हिस्सा काटा हुआ था, देखा भी नहीं जाता था। तो फिर मंडी के सारे लोग इकट्ठे हुए
उस बेचारे की कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। फिर उसको उन्होंने ब्लाइंड मर्डर था, उनको फिर उन्होंने जो यहाँ लोग थे उनके कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने गलत रंग देने की कोशिश की क्या रंग कि दिया? भी ये नशा करता था, इसको जो इसके साथ दोस्त हैं नशाई उन्होंने मारा इसलिए। मगर अब पता लगा कि उनके अपने ही भाई ने मारने वाले भाई उसका कातिल निकला। फिर क्योंकि ये पहला वकूआ था 50-60 साल की यानी अरसे में गल्ला मंडी में खौफ रास फैल गया। हम भी परेशान हो गए क्योंकि यहाँ हमारे घर भी हैं, बच्चे फिरते हैं सारे, यानी बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ, कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। हम बहुत परेशान हो गए क्या हर कोई हुआ। अपने मामलात में मगन रहता हाँ जी, है। मगन रहता है, वो भी अपने काम में रहता था, कभी किसी के साथ उस बेचारे ने झगड़ा नहीं किया था। उसके बाद जैसे ही बड़े परेशान हो गए भाई ये आज ये वकूआ है, कल को और होगा। और ब्लाइंड कत्ल था, हमने कहा शायद ये कत्ल ट्रेस ना हो, मगर एसएचओ साहब की एफर्ट्स से इन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट्स की, हमसे भी मालूमात ली, एक कुलियों पे इन्होंने तफ्तीश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने भी मर्डर ट्रेस कर लिया। सारे सीसीटीवी कैमरा सही होते तो क्या आप समझते हैं कि वो आपकी सेफ्टी, इस गल्ला मंडी की सेफ्टी के लिए ज़्यादा बेहतर होते? वो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर होते हैं, मगर कुछ सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं हमारी मंडी में, अक्सर 70% दुकानों पे लगे हुए हैं, मगर लोड शेडिंग की वजह से कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं, वो यूपीएस पे नहीं है, वो यानी उस टाइम बंद हो जाते हैं। नहीं, तो आप लोग क्या समझते हैं और लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अनइंटरप्टेबल जो है ना उसको पावर सप्लाई देनी चाहिए कैमराज को, और वो एटलीस्ट एंट्री और एग्जिट के ऊपर तो देखना चाहिए? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, मगर कुछ लोगों ने, मैंने बताया ना यूपीएस वगैरह नई दुकानों में लगे, उसकी वजह से मेरे यानी अब आए देखे मौका इंटरेस्ट पे लगे हुए हैं, इधर आए सारे गेटों में तकरीबन इंटरेस्ट पे कैमरे लगे हुए हैं, आते और जाते हुए नजर आते हैं। आते और जाते हुए नजर आना चाहिए हर आदमी को। इससे पहले कि आपके साथ वारदात हो, इससे पहले कि कोई नुकसान हो, आपको एहतियात बरतनी होगी। उन कैमराज का कोई फ़ायदा नहीं जो यूपीएस पर नहीं है, जो मुसलसल नहीं चल रहे। एंट्री और एग्जिट पर आपकी ऐसी वाज़े रोशनी होनी चाहिए कि हर आने जाने वाला देखा जा सके। इससे पहले कि कोई वारदात हो, हमने मिलकर एहतमाम करना है। टीम मुजरिम कौन पहुंची है बहावलपुर में, जहां पर दिन दिहाड़े एक अफसोसनाक वारदात हुई और गुलाम यासीन को कत्ल कर दिया गया। ये एक अंधा कत्ल था, फैमिली को भी आइडिया नहीं था कि कातिल कौन है। फिर जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए कड़ी से कड़ी जब मिली तो कातिल घर से निकला। कातिल उसका सगा और छोटा भाई मोहम्मद सईद था। ये कहानी क्या है हम जानते हैं एसडीपीओ डॉक्टर उजैर से। डॉक्टर साहब मेरे का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या वजह है कि भाई ने इतनी मोहब्बत वाला ताल्लुक है, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया? इसमें हमारी तफ्तीश में कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो उनकी जो फैमिली में कुछ एक इश्यूज़ थे। जैसे ये जो कातिल है सईद, उसकी बीवी के ताल्लुकात थे मकतूल के साथ, और ये कातिल ख़ुद तस्लीम करता है कि जो मकतूल था गुलाम यासीन, जो उसका सगा भाई है, वो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी से मिलने वहाँ उसके घर में जाता था मना करने के बावजूद। और यही वजह बनी है, मैं समझता हूँ, कि जिसकी वजह से उसने गैरत में आके अपने भाई का कत्ल किया। अच्छा, गैरत में जब इंसान आता है कानूनी तौर पर इसका कोई जवाब नहीं है, माशरती तौर पर लोग इसको बेअहमियत देते होंगे, लेकिन इस पर कौन कौन सी दफात लगी हैं और इसका आउटकम्स क्या होंगे? इस पे हमने सबसे पहले 302 में ये FIR दी थी, 302 के तहत जिसे हम कहते हैं, और ये इसी वजह से FIR दी थी कि उस वक्त ये नामालूम कत्ल था। जब हमने इसे जैसे आपने कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि CCTVs ने हमारी बड़ी हेल्प की थी। हमने CCTVs को पॉइंट आउट किया, उस CCTV से हमने ये देखा कि किस तरफ से ये कातिल आ सकता है, कौन कौन से दरवाजे हैं। उसके बाद फिर हमने इस चीज़ पे काम किया कि जिन लोगों के साथ इस गुलाम यासीन जो मकतूल है इसका झगड़ा था, वो कहाँ कहाँ मौजूद थे, उनके बयानात किधर थे, और उनका फिर हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा उनके लिए, तो डेटा से हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई। जब शुरुआत में हम इसकी तफ्तीश कर रहे थे तो हमारा जो तफ्तीश का दायरा कार था वो यही था कि इसके जो साले थे उनके ख़िलाफ़ हमने
अपनी तफ्तीश FIR कुछ इसी एक तरह एंगल देती है कि बिल्कुल। डाइवोर्स हुई और उसके बाद बिल्कुल हमारा जो पहला शक था वो इनके सालों पे जाता था, जिनकी हमने यहाँ पर लोकेशंस भी ली थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन वो यहाँ मौजूद ना पाएंगी। उसके बाद फिर हमने इसका जो तफ्तीश का दायरा इख्तियार था वो हमने मकामी लोगों से भी इन्वेस्टिगेट किया, मोर ओवर इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद फिर हमें कुछ इश्यूज़ इनके घर में नज़र आने शुरू हुए। जब घर में इनके इश्यूज़ नज़र आने शुरू हुए तो फिर हमने तफ्तीश का दायरा इनके घर की तरफ लेकर गए। जब हम इनके घर की तफ्तीश करने लगे, इन बंदों की तफ्तीश करने लगे, तो हमें पता चला कि इनमें से जो इनका एक भाई है जिसका नाम सईद है, वो जो बयान देता है वो उसकी उस दिन की जो मूवमेंट थी उससे मैच नहीं करता। ये वो जगह थी जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और फिर उसी में हमने इसको शामिल तफ्तीश किया। तो इसने बता दिया कि मेरी जो बीवी है उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। मैं अपनी बीवी को भी मना करता रहा और अपने भाई को भी मना करता रहा, लेकिन मेरा भाई ये चीज़ मानता नहीं था और इस वजह से मैंने उसमें गुस्से में आके ये कत्ल किया। अब जहाँ तक सवाल आ जाता है कि इसमें हम कौन कौन से सेक्शंस पे FIR देते हैं, हमने पहले 302 में FIR दी थी, लेकिन अब हम इसमें 311 सेक्शन भी ऐड करेंगे ताकि इस बंदे को, इस मकतूल को माफ़ी ना मिल सके। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज नवाबों के शहर बहावलपुर में। यहाँ पर एक अंधा कत्ल था जो थाना सिविल लाइन की पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला। शक ये किया जा रहा था कि मकतूल को कत्ल करने वाले उसके ससुराली हैं, लेकिन जब कातिल पकड़ा गया, जब पुलिस ने अपनी तौर पे तफ्तीश की, तो सबसे ज्यादा रोने धोने वाला उसका अपना भाई निकला। नाम क्या है? मोहम्मद सईद। सईद भाई का नाम क्या था? गुलाम यासिर। भाई था? जी जी। सगा था? जी जी। बड़ा था? बड़ा। क्यों मारा? एक तो नशा करता था, ठीक है। माँ बाप को पीटता था, इज्जत न करता था, अपने बीवी बच्चों को खर्चा न देता था, बिला वजह आके बच्चों को मारना पीटना। ठीक है। तो रिश्तेदारों को बुलाया, भाई इसको समझाओ। आप कोई घर में जज लगे हुए थे? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अम्मी कहना बाल खींचने लगा। अच्छा। इस वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं असल बात बताओ, जो असल कहानी है, जो बर्दाश्त नहीं हुई और जिसकी वजह से तुमने नहीं जाके नहीं मारा है। मैंने इस वजह वो से वाली मारे। बात बताओ जो अम्मी नहीं के बतानी। बाल खींचे हैं तो अम्मी को घसीट रहा था, अम्मी कहना छोटा पेशाब निकल गया। इस वजह से मैं जब आया तो अम्मी सारे रोने लग गए। बस्ती मोहल्ले वाले इकट्ठे थे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने जाके ये काम कर दिया। तुम्हें लगता है तुमने ठीक किया? बस ठीक किया है, यानी कि अब तो क्या कह सकते हैं आगे। अब क्या लगता है? अब की बात बताओ। पहले तो तुम्हें लग रहा था ना तुम चैंपियन हो। जी जी। अब बताएं, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो दुख महसूस हो रहा है, ये काम नहीं करना चाहिए था। आपने कहा कि आपके भतीजों को मारता था, यानी अपने बच्चों को। जी ऐसे ही है। आपने उसको मारकर अपने भतीजों को यतीम किया या फायदा पहुंचाया? बुरा था, घर कुछ लाता था या नहीं लाता? नहीं लाता था, हम देते थे। जो भी एहल तरसी हम खुद करते थे, वो नहीं लेके आता था। तकरीबन 3-4 साल से नहीं आ रहा था। जो बंदा नालायक हो, निकम्मा हो, उसको मार देना चाहिए, ऐसे ही है। बस गलती हो गई है। इंसान जब तैश में होता है पता भी नहीं चलता। तैश जब तैश ये जब क्या थी? काम घर हो जाता सोए हुए थे। है पश्चाताप बाद में है। घर सोए हुए थे, सुकून कर रहे थे, उठते हो, जाके बैठ के 10 मिनट सोचते हो, हिम्मत नहीं होती तुम्हारी, हौसला नहीं होता, जी। और तुम्हें तो वक्त मिला, तैश तो थी कोई नहीं। बस ये उस टाइम बर्दाश्त नहीं हुआ। जब अम्मी के बाल खींचे तो फिर बर्दाश्त नहीं, फिर मजबूरन से। अपना मुस्तकबिल क्या देखते हो? क्या सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें? बस जी, अब जो सज़ा कानून के हाथ में ना, मेरे हाथ में तो नहीं है। अब आपके अब भतीजों का मामलात कैसे चलेंगे? पहले भी हम खुद चला रहे, अहले तरसी खुद करते थे। हमारे भाई की नशई की वजह की होने से हमने पिछले मामे के लड़के थे, हम 4 भैया, हमने कहा ताकि पिछलों को ताना ना पहुँचे, हम अहल तरसी खुद किया करें। हम घर में खुद खर्चे चलाते थे।
ताकि एक तरफ तुम इतने अहल तरस हो, इतने बड़े सखी हो, दूसरी तरफ तुम इतने पुरतशद्दुद जालिम इंसान निकले हो। ये बातें समझ नहीं आ रही मेरी। जी ये दो मुख्तलिफ बातें हैं ना। वो तो बर्दाश्त होता रहेगा, चलो बच्चों को अपना मारते हैं। जब अम्मी के बाल खींचे ना तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ किया, उसके भी बंदा बेइज्जती कर जाए तो बाल खींच जाए, मारे पीटे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब्बू को भी बाल खींचे, दाढ़ी खींची, अब्बू को बिला वजह बेइज्जती करना 4 बंदों में। क्या कहता था? तू कहता है तू मर जा, तू अच्छा नहीं है, यही समझ, तू मेरे लिए अच्छा नहीं वजह क्या करता। थी? बस पता नहीं उसके दिमाग में क्या होता था। नशा पी के ना, नशा पी के ना फिर आता था। कौन सा नशा पीता था? आइस भी पीता था और चर्स वगैरह जो होती है वो भी पीता था। टीम मुजरिम कौन पहुंची है जी बहावलपुर में। गुलाम यासीन को कत्ल कर दिया गया। उसके वालिद गुलाम हैदर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये किस कर्ब और किस दर्द से गुजर रहे हैं कि एक इनके बेटे का कत्ल हुआ जबकि दूसरा कातिल है और उसको भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इन्हीं से जानते हैं कि कहानी क्या है। तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे पुत्र को क्यों मारा? वालो ई मारा ये हुन पता लगे, मेरे को पहले कोई पता करना ये आदेश भी ये मेरे घर जरा है ना ये कम खराब करे ना। मेरी बीवी भाजवी नहीं, मैं हाथ पैर जोड़े दुआ तरह बिना पैरों के हाथ रखे तो पीवती जाए मेहरबानी कर घर दे जाने दियाँ अच्छी गल कहनी। उनके तो दिमाग कई शायद बैठी है, ना तेरी सुनी है ना मेरी सुनी है, कहीं भी नहीं सुनी। बस वो अपने हिंद रह गए। हुण तुसा क्या आखना चाहो? एक पुत्र मैं आखना चाहना चाहिए मैं जनाब को आया, मैं कहे मेरी बच्ची फौत थी गई, उनके 4 बच्चे मेरे घर हैं। ठीक है। 2 बच्चे 2 बच्चा। मेरी 9 फौत थी गई, उनके 3 बेटे हैं वो मेरे घर। मेरा एक ए मर गया यासीन, मेरा ने मारा, वो उनके 3 बच्चे मेरे को। ये जरा देखा करे इनके 4 बच्चे मेरे। मैं 13-14 बच्चे 8-10 जने थे ऊपर दिमाग दिमाग रात ऐसे चुप रहा एक मर गया। मैं देखा करे मैंने उतारना चाहिए, चला मैं कहीं को मिन्नत तरला कर दे छुड़वा दे 13-14 बच्चे हैं, मैं तो दे दो नंबर दो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बोला अच्छे साहब अच्छे बाबा तू SP साहब पर दिल दुआ बाबा अल्लाह ताला तो हम सब्र देवे। बाबा जी की नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। बाबा जी फरमाते हैं कि मेरी एक बेटी का इंतकाल हुआ जिसके 4 बच्चे हैं और उनकी परवरिश मैं इस बीमारी के साथ कर रहा हूँ। मेरा जो बेटा कत्ल हुआ उसके भी 3-4 बच्चे हैं, जिसने कत्ल किया उसके भी 4 बच्चे हैं। मेरे घर के अंदर इस वक्त 12 से 14 बच्चे हैं, मैं उनको कैसे खिलाऊं, कहाँ से खिलाऊं? क्या ये दुख मैंने इस उम्र में उठाने थे? क्या ये जब्र मेरे पर होना था? मैंने आखिर गलती क्या की है? मेरा सीना फट रहा है, मेरा कलेजा कट रहा है कि मैं उन बच्चों को देखता हूं और उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता। ये कानून को भूल गए, आइन को भूल गए। अल्लाह ताला इनको हौसला दे और फैसला आपने करना है कि बाबा जी को अपने कातिल बेटे को छुड़वाना चाहिए या नहीं छुड़वाना चाहिए। अगर नहीं छुड़वाते तो घर कैसे चलेगा? ये वो तमाम सवालात मैं अपने नाज़रीन के पास छोड़कर जा रहा हूँ। जब टीम मुजरिम कौन ने वालिद से बात की है तो वालिद
ने ये कहा कि मेरी एक बेटी फौत हो चुकी है, उसके बच्चे भी मेरे घर में परवरिश पा रहे हैं और इन दोनों बेटों के बच्चे भी मेरे पास हैं। मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं बूढ़ा हूँ और मैं घर किस तरह से चलाऊँ? कानून में इस हवाले से कोई गुंजाइश है या कानून अपना रास्ता लेगा और बड़ा क्लियर है? मैं आपको यहाँ ये क्लेरिफाई कर दूँ और मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये क्लेरिफाई कर दूँ कि कानून बड़ा सीधा सा है और बिल्कुल अपनी स्ट्रिक्ट लाइंस पे चलता है। हमारे पास कोई ग्रे बाउंड्रीज़ नहीं होती। अगर मकतूल है तो कानून चाहता है कि मकतूल को सज़ा मिलनी चाहिए और एक महज़ब और सिविलाइज्ड मुआशरे का ये कानून होना चाहिए कि जिसने जुर्म किया उसे सज़ा मिले। अगर और हम में कोई इशूज़ नहीं है? हाँ, अगर हम ये बकाया इश्यूज़ की वजह से अगर हम किसी मुजरिम को सज़ा से बचाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी पूरे मुआशरे का नुकसान है। मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा, इस तरह की वारदात करने वालों को सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल। हम पुलिस का काम ये है कि हमने इतनी मेहनत से एक ये जो मर्डर है इस मर्डर को ट्रेस किया है। इसमें हमारे 15 से 20 दिन लग गए और हम दिन रात मेहनत करते रहे। मेहनत अपनी जगह पे। इसमें हमारे लिए खुशी का बायस ये था कि हमने एक मकतूल को आइडेंटिफाई कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब काम है कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारा मुआशरा है या ये जो मुद्दई हैं ये इस चीज़ को, इस केस को एटलीस्ट बालातर देख कर सोचें। जैसे आपने बात की कि अगर हम इन्हें माफ़ कर देंगे, एक कातिल को हम अगर सज़ा नहीं देंगे तो उससे मुआशरे में तो बिगाड़ फैलेगा। एग्जैक्टली, मुआशरे में नाज़रीन बिगाड़ पैदा होगा और हम लोग ये समझते हैं कि हम इस तरह की कार्रवाइयाँ करके बच निकलेंगे, वालिद मुद्दई होगा और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बड़ी प्यारी बात है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी और जुल्म पर मबनी निज़ाम कभी नहीं चल पाएगा। ठीक है, उस फैमिली के क्या इश्यूज़ हैं, फिर तो कोई भी किसी को कत्ल करे और घर से ही मुद्दई खड़े हो और उसको माफ़ कर दिया जाए, इस तरह से निज़ाम नहीं चलेगा। हर घर में इस तरह की वारदातें होंगी, हर घर में, हर दूसरे घर में, हर भाई का दूसरे से छोटा मोटा इख्तलाफ होता है और इस तरह से अगर कानून इनको रास्ता देने लग जाए तो फिर हर घर में इस तरह के अफसोसनाक वाक़ये पेश आएंगे। कानून अपना रास्ता लेगा, वालिद चाहकर भी इसको माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि 311 की दफ़ा लग चुकी है। 302 में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत और कम से कम कातिल को उम्र कैद मिलेगी। हमारा ये चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप कानून को समझें, आप आइन को समझें, आप अपनी हुदूद को समझें और इन तरह के मसाइल से खुद और अपनी फैमिली को वाक़या पेश आने से पहले महफूज कर लें। अब क्या कहना चाहोगे आखिरी बात? इसके बाद तो तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख है। जी बस जी, अब क्या कह सकते हैं। पता है तुम्हारी FIR में दफ़ा कौन सी लगाई गई? नहीं 302 पता है? जी। 302 किस पर लगती है और उसकी सज़ा क्या होती है? सज़ा तो बुरी से बुरी होनी चाहिए। तो क्या लेकिन होती क्या है? 302 की सज़ा क्या होती है? मेरा सवाल है। कत्ल का सर, कत्ल का जो जुर्म करता है उसकी क्या सज़ा होती है? नहीं पता। नहीं पता। कहाँ ज़िंदगी गुजारी है? बस अब तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? अल्लाह वारिस है, जो ये गलती पहले होनी नहीं थी सोचा? पहले सोच में नहीं आया ये काम, अच्छा। ये ऐसा भी होएगा। तो ये जो लोग ऐसे लड़ाइयाँ करते हैं जी हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? माफ़ी मांग चाहता हूँ, माफ़ी मांग लीजिएगा, ये काम कभी नहीं किया जाए। अच्छा। हाँ, छोड़ अपने उसको अपने हाल पे छोड़ दो, ये काम मत करो। ठेकेदार नहीं बनना, ठेकेदार नहीं करना, जज भी नहीं बनना, जज नहीं बनना, पुलिस भी नहीं बनना, पुलिस भी नहीं बनना, अपने काम से काम अपने लो। अपने अपने काम से काम लो। अब सारी चीज़ें हाथ जोड़ लो उनसे कि सच्चा। तू सच्चा है, हम गलत हैं। किस चीज़ से मारा था? कैसे मारा है? कसी से मारा था। कैसे बताओ ना, सारी बात बताओ। तुम वहाँ गए पहले वो- तो वो मैं सोया घर से हुआ था। जब मैं घर से चला ना
तो मैं छुरी लेके आया था। तो मैं जब वो जहाँ मौजूद था तो मैं उधर नीचे फट्टे के नीचे जहाँ काम करता था होटल, फट्टे के नीचे कसी पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये छुरी से है ना नहीं काम चलेगा, तो इसको है ना कसी से वार किया जाए। तो मैंने कसी से वार किया, वो नशे में टोन था तो वो उठ भी नहीं सका। एक लगी है, वो थोड़ा सा उठा है, फिर मैंने दूसरी लगाई है, फिर उसके ऊपर नीचे गिर गया। फिर मैं चला गया अपने घर। तसल्ली की उसने भी, ठंडा हो। नहीं, जब वो गिरा है ना मैं भाग गया। उसकी तस्वीर देखी है आपने, कितनी दर्दनाक है। देखिए जी। घर वालों को शक नहीं हुआ तुम पर कि तुमने ये नहीं। वहशियाना हरकत की? नहीं, घर वाले किसी को भी नहीं पता था ये काम करके आया या नहीं आया। तुम्हारा वालिद अब क्या कहता है? वो वाला तो आता नहीं है, आया भी नहीं। आना चाहिए उसको। उसके दिल में क्या कुछ नहीं। एक बेटे का कत्ल हो गया, दूसरा सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। उसके बच्चे भी बेरोजगारी की जिंदगी गुजारेंगे, आपके बच्चे भी बेरोजगारी की जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे ही है ना। तो आपने तो घर का घर तबाह कर दिया। क्या करें, पता नहीं था ये काम ऐसा जो हो गया, गुस्से में आके ये काम हो गया। मुझे पता होता तो मैं उससे हाथ जोड़ लेता। नाज़रीन, आपने मुल्ज़िम की गुफ्तगू सुनी है और हर मुल्ज़िम की एट द एंड ऑफ द स्टोरी यही होती है जो इस मुल्ज़िम की है। बाद में ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था ये हो गया, अगर हमें पता होता तो हम कभी भी ऐसा ना करते। आप अगर किसी ऐसे केस में मुब्तला है तो खुदारा उस मामले से अपने आप को निकालें। अदालत, जज और खुदा ताला की ताकतें अपने ज़िम्मे न लें। ये वो काम है, ये वो मामलात हैं जो मेरे अल्लाह ने देखने हैं, जो अदालत ने देखने हैं। अगर कोई वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है तो उसके हवाले से भी बिल पास हो गया है। तो आप इदारों से रुजू करें, अदालतों से रुजू करें, बजाय इसके कि आप खुद कोई बेलचा उठाएं, कस्सी उठाएं और अपने ही भाई का घर तबाह बर्बाद कर दें। एक भाई का कत्ल हुआ और दूसरा अब सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा। टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना सिविल लाइन बहावलपुर में। यहाँ पर अलग सुबह कॉल मौसूल होती है कि एक शख्स की मस्कशुदा लाश पड़ी है। ये जवान वहां पहुंचते हैं और चीज़ों को देखते हैं। जो कहानी वहां सुनाई जाती है कि इस शख्स की फला से लड़ाई हुई थी, और जब ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो चीज़ें बिल्कुल उसके बरक्स निकलती हैं। भाई का कातिल भाई निकलता है, खून सफेद हो चुका है। हमारे हालात किस डगर की तरफ जा रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है। भाई ने भाई को कत्ल क्यों किया, इनके मसाइल शुरू कब हुए और यहाँ तक बात कैसे पहुँची, जानते हैं SHO थाना सिविल लाइन मोहम्मद लतीफ़ साहब से। लतीफ़ साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ़ साहब, क्या कहानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21/7/22 को सुबह 7:30 बजे 15 पे कॉल मसूल होती है कि गला मंडी बहावलपुर में एक होटल है चाय वाला, वहाँ पे चारपाई पे एक मसकशुदा लाश पड़ी हुई। हम फ़ौरन रिस्पांस करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, गला मंडी अंजमन ताजरान मौजूद होती है, खौफ व हरास फैला हुआ है वहाँ पे। हमारी टीमें वहाँ पे पहुँच जाती हैं, PFSA टीम पहुँच जाती है, क्राइम सीन यूनिट पहुँच जाता है। वहाँ पे इब्तदाई तौर पे हमें जो चीज़ें, वहाँ पे उसका वालिद भी मौजूद होता है, जो वो चीज़ें बयान करता है कि मेरे बेटे की कल उसने अपनी बीवी को तलाक दी है, उसके सालों से उसकी लड़ाई हुई है और हो सकता है कि हमारा मर्डर इस वजह से हो। मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं। आला कत्ल भी वहाँ पे हमें पड़ा हुआ मिलता है। वो एक कस्सी है जिससे उसको इंतहाई गुस्से की हालत में मारा जाता है। हमारी जो है लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं, FIR दर्ज होती है, तो चीज़ें सामने आती हैं। इसके लिए जनाब DPO साहब ने, हमारी एक ASP साहब सिटी डॉक्टर उज़ैर साहब की निगरानी में IT ब्रांच और क्राइम सीन यूनिट और थाने की सतह पे एक टीम भी तश्कील दी जाती है।
اس ٹیم نے شب و روز محنت کر کے غلہ منڈی سے CCTV کیمراز اکٹھے کیے، اس کے بعد ان کے موبائل ڈاٹے، مقتول کے سالوں کے موبائل ڈاٹے، اس کے والد کے، اس کے بھائیوں کے موبائل ڈاٹے اکٹھے کیے، اور تقریباً 1 مہینے کی محنت کے بعد یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس کو مقتول کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے. کڑی سے کڑی ملتے ہوئے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس کا بھائی جو سعید ہے وہ ہی اس کا قاتل ہے. تو جب سعید کو ہم گرفتار کرتے ہیں، انٹیروگیشن ہوتی ہے، تو وہ ہمیں ایک نئی سٹوری بتاتا ہے. اس کے مطابق جو ہے کہ اس نے یہ مرڈر اس لیے کیا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز جو ہیں مراسم تھے، اور وہ 1-2 دفعہ اس کو اس بارے میں منع بھی کر چکا تھا کہ آپ میرے گھر نہ آیا کریں. سعید بیسیکلی ایک حمام چلاتا ہے، صبح تقریباً 4 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک وہ گھر میں موجود نہیں ہوتا. اس کی غیر موجودگی میں یہ یاسین وہاں پہ چلا جاتا تھا. اس وجہ سے اس نے سوچا کہ میں اس کو مار دوں تو راستے سے ہٹا دوں تو زیادہ بہتر ہے. وہاں سے اس نے اپنے گھر سے کوئی تقریباً 1:30 بجے نکلا رات کو، کچن سے چھری اٹھا کے. وہ جب ادھر غلہ منڈی پہنچتا ہے تو وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. وہ انتظار کرتا ہے، وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے. پھر اسے خیال آتا ہے کہ یہ پاس پڑی ہوئی کسی جو ہے اس سے میں اس کی گردن کاٹ دوں. وہ اس پہ وار کرتا ہے. 2 وار اس نے اس کے چہرے پہ کیے ہیں. وہ اپنے طور پہ گردن پہ وار کرتا رہا، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے پہ ہی زخم ہوئے ہیں، جس سے یاسین کی موت واقع ہو گئی ہے. ملزم موجود ہے، اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے. اچھا لطیف صاحب، ایسے کیسز میں اب مدعی والد ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے، پراسیکیوشن سے بھی ہم نے اپنا سارا کیس ڈسکس کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ کیس غیرت کے نام پہ مرڈر ہوا ہے، تو اس میں ہم غیرت کی دفعات شامل کریں گے تاکہ یہ اسٹیٹ اس کی مدعی بن جائے اور ملزم کو زیادہ سے زیادہ سزا ہو. ہماری پوری کوشش ہے پراسیکیوشن کی ہماری کہ ملزم کو سزا دلوائی جائے. ناظرین، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے. اگر کوئی لے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. اس کیس میں بھی غیرت کے نام پر دفعات لگائی گئی ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے. اگر کسی کو کسی سے پرابلم ہے تو عدالت موجود ہے، پولیس، ایک تفتیشی نظام موجود ہے، اور آپ کے علاقے کے بڑے لوگ موجود ہیں. ان سے رجوع کریں، اپنے بزرگوں سے رجوع کریں. اگر وہاں معاملہ نہیں طے ہوتا تو یہاں آئیں، یہاں نہیں طے ہوتا تو عدالتوں سے رجوع کریں، تاکہ آپ اپنے مسائل کو اس قانونی نظام کے اندر رہتے ہوئے حل کر پائیں، بجائے اس کے کہ جب آپ خود فیصلہ کریں گے تو اس کے نتائج ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ نے سنے. ایک بھائی کا مرڈر ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی کفالت کرنے والا آپ کوئی نہیں. والدین دونوں کے بہت بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، وہ پہلے ہی کچھ نہیں کرتے، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں. جبکہ یہ جو دوسرا بیٹا ہے یہ بھی جیل میں سڑتا رہے گا، اور جب یہ جیل میں سڑے گا تو اس کے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ اور ان لوگوں کی فیملیز پھر عدالتوں کے چکر کاٹتی ہیں اور معاشرے میں ایک دھتکارے ہوئے گھرانے کے طور پر سامنے آتی ہیں. لوگوں کو یہ واردات کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ ہم سے ہوا کیا ہے. ٹیم مجرم کون پہنچی ہے آج بہاولپور میں. یہاں پر بھائی کا قاتل بھائی نکلا. اب جب ہم نے مدعی مقدمہ اور والد سے بات کی تو والد رو رو کر اپنے قاتل بیٹے کی صفائیاں دینے لگا. کہنے لگا کہ مسائل دیگر گوں تھے، قصوروار وہی تھا جو مقتول ہے. میرے گھر میں میری بیٹی جو وفات پا چکی ہے اس کے 4 بچے ہیں، ایک بیٹے کے 4 بچے جبکہ دوسرے کے 3 بچے. اگر قانون اور آئین، عدالت اور تفتیشی ادارے یہ بات دیکھنے لگ جائیں کہ ان کے گھر کے کیا مسائل ہیں تو پھر معاشرے کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. قانون اپنا راستہ لے گا. مدعی مقدمہ خواہ کچھ بھی کہتا رہے، دفعہ 311 لگا دی گئی ہے. ان لوگوں کی اب صلح نہیں ہوگی.
ये चाहकर भी कातिल को माफ नहीं कर पाएंगे। ऐन मुमकिन है कि उसके माफ कर देने से इस घर में कुछ बेहतरी आ जाए, इनके मामलात बेहतर हो जाएं, लेकिन कातिल को सजा मिलेगी। इस घर को बिगाड़ से बचाने के लिए आइन, कानून और अदालती निज़ाम नहीं बदला जा सकता। अगर बदलेंगे तो ये पूरे मोहल्ले पर बुरा असर पड़ेगा, पूरे मोहल्ले से पूरा शहर बर्बाद होगा, शहर से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लिहाजा दफा 302 की सजा कम से कम सजाए मौत है और ज्यादा से ज्यादा वहीं पर 3-4 मरतबा भी दी जा सकती है। लिहाजा खुददारा अपना और अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। आप देख रहे प्रोग्राम मुजरिम कौन और मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान।